जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट करने के क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 पर। आज है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 और आप जानते हैं कि जिसमें सबसे पहले आपके 30 प्रैक्टिस सेट आएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि इसके खत्म होते ही एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, मे बी रीजनिंग या फिर मैथ का। क्लियर है? जैसे ये 30 पूरे होंगे तो उसके जस्ट बाद डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा आपका। पर आप जानते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली करने का एक फ़ायदा है कि आप यूपी लेवल या यूके लेवल किसी भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती हो उसमें एक अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं सिर्फ हिंदी के दम पर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इसके 25 या फिर 40 या 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं और उसमें आप इसमें पूरे से पूरे नंबर बना सकते हैं डेली प्रैक्टिस करके। तो चलते हैं आज अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। 24 आज प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है भाषा, लिपि, वर्ण या व्यंजन। ठीक है ना? ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने भाव या विचार कैसे प्रकट करते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, हम अपने भाव, विचार, फीलिंग जो है अपनी भाषा के माध्यम से तो प्रकट करेंगे। कोई भी हमारे मन में विचार है हम कैसे किसी को बताएंगे? अपनी भाषा के माध्यम से बताएंगे ना। हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, चाहे फिर जो भी है किसके माध्यम से बताएंगे? भाषा के। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा, पर ये कह रहा है कि उसे लिखित रूप में आप जो करेंगे, तो जो हमने भाषा को उच्चारित रूप से करा तो भाषा की आवश्यकता पड़ी। जब लिखित में करेंगे तो किस में लिखते हैं? लिपि में। जैसे कि जो सामने आपके लिखा हुआ है हिंदी में, ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है बच्चों? देवनागरी लिपि है। तो हमने ये जो भी सामने लिखा ये हमने प्रकट करा, कौन किसकी सहायता से प्रकट करा? एक लिपि की सहायता से। लिपि का मतलब है लिखने का तरीका। तो हमारा जो लिखित तरीका है, हम जो हिंदी को लिखते हैं वो लिखते हैं देवनागरी लिपि में। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है भाषा और लिपि हैं, भाषा और लिपि हैं एक दूसरे की विरोधी, एक दूसरे का पूरक, इनमें से कोई नहीं, या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। तो ना तो विरोधी है ना प्रतिद्वंदी है, और इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है? भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है ना, जब हम कर रहे होते हैं कोई चैप्टर तब सामने नहीं आता है, पर ऐसा क्वेश्चन कब मिलता है हमें देखने के लिए बच्चों? जब हम कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं। अब ये कभी भी फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन अभी नहीं आता होगा, अब कभी मिलेगा फ्यूचर में तो आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा है प्यारे बच्चों पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है, पिछले मतलब किसी एक में। तो इसका सही आंसर है सोरसैनी। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है जिसे हम बोलते हैं वो कहाँ से आई है? वो सोरसैनी से प्रकट हुई ही है। तो आंसर क्या है? 4 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है प्यारे बच्चों हिंदी के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ क्वेश्चन आता है हमेशा। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। मैं गारंटी ले सकता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो मोस्टली बच्चा इसमें क्या आंसर लगाएगा? या तो बी या सी, और ज्यादा कुछ करेगा तो डी लगाने की सोचेगा, कोई भी ए लगाने की नहीं सोचेगा। और आंसर है क्या? ए है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। यहां बात हो रही है हिंदी गद्य के लिए, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का हिमायत की थी? मतलब इसके बारे में इसे फोर्स किया था या इसकी सिफारिश की थी।
तो किसने की थी? राजा विश्व प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की थी। किसने की थी? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आता होगा, मैं कंफर्म हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिखा है भारत संघ की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे भारत संघ की राजभाषा है वो कौन सी है? तो कई बार बच्चे इसमें सिर्फ हिंदी लगा देंगे, इंग्लिश तो खैर कोई नहीं लगाएगा, पर इसका आंसर है सी, 7 का सी। ए और बी दोनों, मतलब हिंदी भी है और इंग्लिश भी इस कैटेगरी में आपके लिए आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची या अष्टम अनुसूची? इसका सही आंसर होगा अष्टम अनुसूची। मतलब कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाएं, मतलब जिसमें हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो क्या है? अष्टम अनुसूची, मतलब 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पंजाब। पंजाब आपका हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे और ये बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। आज यहाँ से कुछ नया सीख के आप लोग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखते हैं 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, मतलब ये कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका न्यूयॉर्क में आयोजित। 2007 का कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है व्याकरण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। भाषा के नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम जो सीख रहे हैं उसके जो नियम हैं वो व्याकरण है। मतलब हमारी जो भाषा हिंदी उसके नियम व्याकरण कहलाते हैं, इंग्लिश के नियम ग्रामर कहलाते हैं। यही तो है ना। चलते हैं 12 की तरफ। लिखा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास, 60 के आसपास। कई बार आपको परफेक्ट फिगर में देके क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा और हम जानते हैं क्या है 50 के आसपास। 52 है तो 50 के आसपास बेटर आंसर होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो हमारे वर्ण हैं वो हम कहते हैं ध्वनि को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं 14 की तरफ और लिखा है 14 में अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। इसका मतलब होता है नाक और मुख दोनों से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लिखा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अब रिपीट होने लगे हैं वैसे भी। वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के तृतीयाक्षर, वर्ण के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? तो जो वर्ण के 5वां अक्षर होता है, जैसे मैं लिख देता हूं एक बार, क, खे, गे, घे, ड़े। तो जो 5वां हमारा अक्षर होता है वो वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? आपका अनुनासिक होता है, अर्थात नाक से भी बोलते समय हवा निकलती है, नाक में जो बोलना होता है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कोई एक शब्द शुद्ध है बाकी गलत है। तो परीक्षा बिल्कुल गलत है, परीक्षा गलत है, परीक्षा सही नहीं है और ये सही क्या है? परीक्षा। ये तो आसान था, डी ऑप्शन। कई बार मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन आता भी ज़्यादा है, एग्जाम में भी मिलता है, तो गलत मत कर देना कभी ये वाली परीक्षा लगा दो, वो वाली परीक्षा होता है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है आपके लिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या शिगार?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये आपको देखा हुआ भी है और आसान आता है 17 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें लिखा है संधि कहते हैं, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो छंदों के मेल को। तो भैया संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में ए प्लस ई बराबर ए होता है, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब संधि सिखाया था। अगर आपको फिलहाल ये क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन, 4-5 काम करवाते हैं आजकल यूट्यूब वाले तो सारे कर देना है ना। तो वापस आते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी संधि सिखाते समय कि हमें किस संधि से क्या प्राप्त होता है, ये सिखाया था। तो आपको ये पता करना है कि जो छोटा ए है ये आपको कौन सी संधि से प्राप्त होता है। और ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो इसका क्या आंसर है प्यारे बच्चों? गुण संधि। ए हमें किससे प्राप्त होता है और छोटा ओ बी और आर ये सब हमें गुण संधि से प्राप्त हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है 20 में सत्य प्लस चरित्र सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ देखो सत्य लिखा है और सत्य कैसे लिखा है? इस तरह से, मतलब ता के नीचे हलंत है। मतलब जो हलंत है तो ये किस में काउंट होता है? व्यंजन में। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, ना तो ईश्वर संधि है, ना विसर्ग, ना ये दीर्घ। तो ये कौन सी हुई? व्यंजन संधि हुई, है ना। इस तरह से आप बहुत आराम से काम चला सकते हैं। 21 की तरफ चलते हैं और 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है अधो प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? फिर से वही, हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि विसर्ग लग रहा है। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो सकता है भैया? ये विसर्ग का ही होगा ना, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 की तरफ। लिखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे। आपको साफ साफ इसमें बताया गया है कि क्या बताना है भैया? उपसर्ग बताना है। प्रयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। और देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन अच्छे कहाँ से आ जाते हैं। शब्द क्या है हमारे पास? प्रत्युक्त उन्मति। क्लियर है? इसमें आपको बताना है कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या इसके अंदर प्रय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यु का प्रयोग हुआ है या प्रत्युत का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें किसका प्रयोग हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पर क्या है, यह दिख रहा है आपको, यह पे छोटी की मात्रा होता है, ये किस में आता है? इसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों यण संधि के अंदर, मैंने बताया था। यण संधि में क्या होता है, यह और वह आते हैं, पर इनसे पहले जो वर्ण होता है वो आधा होता है, इनसे पहले जो वर्ण होता है वो आधा होता है। तो है आधा? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जब ये आधा है तो संधि से पहले ये पूरा रहा होगा, संधि से पहले ये पूरा वर्ण रहा होगा। तो क्या बना? प्रति। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं संधि का इसमें पूरा का पूरा प्रयोग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देख रहे हैं कितना अच्छा था उपसर्ग वाला क्वेश्चन भी, कि मजेदार था एकदम। 23 हमसे क्या कह रहा है? 23 ये कह रहा है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में या क्रिया के अंत में। तो मैं बता दूं, प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। किसके अंत में जुड़ते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया के अंत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिखा है पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग बताना है और शब्द है आपके पास पढ़ने वाला। कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, देशज या विदेशज, ये तो प्रत्यय होते ही नहीं है, बच्चे कौन से? तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो इसका आंसर है कृदंत प्रत्यय। अब ये कैसे है, इसके लिए जब क्रिया की क्लास हो जाएगी तब मैं आपको ये समझाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, और आखिरी क्वेश्चन है, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? भोजपुरिया, भारतीय, अतिथ्य या गया। साफ साफ देख रहा है किस में हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो 25 का आंसर क्या है बच्चों? ए। ये अब आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल अच्छा लगता हो, पढ़ाई समझ में आती हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत रहती है आप लोगों के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।